एक बार हम कह दिया कि हम आपके साथ हैं तो क्या करें? बोल दिए ना। कितना बार बोलिएगा आप? राजनीति मत कीजिए। अब तो हमें स्वयं पर गलानी महसूस हो रही है जिस तरह का उन्होंने बात कहा। उस जगह पर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है जो सरकार दिया, उस जगह पर पेड़ लगा, वो पेड़ कहाँ जाएगा? यहाँ का प्रतिनिधि किसी को फंसाते थे तो किसी को बचाते थे। इसके चलते यहाँ आपस में ये होता था, जीतन मांझी न किसी को फंसाता है न किसी को बचाता है, जो जनीन चीज़ है वो करता है। अभी नदी से थोड़ा बहुत हमारे यहाँ खेती होता है, अब उस नदी को भी समाप्त करने में लगे हुए हैं। एक तरफ आप गरीबी हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ और गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हैं। आप इंदिरा आवास उन्हें देते हैं, इंदिरा आवास बनाने के चक्कर में भय से कि अगर जो ना ढालबई ना करबई तो जैसे केस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से जो है से जा कर के साहूकार से, हमारे जैसे लोगों से, भवानी सिंह जैसे माफियाओं से आकर के पैसा मांगते हैं और हम लोग कहते हैं ताक में रहते हैं हम लोग। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हमारे साथ भवानी सिंह जुड़े हुए हैं और इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि बालू का विरोध करे थे। जो माफिया लोग बालू उठा रहे हैं लगातार नदी से, उसके वजह से पिछले 15 अगस्त जो 2 साल हो गया, उस टाइम 2 बच्चे भी मर चुके हैं इसमें, उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो इनको पता चलता है कि जीतन राम मांझी आए हुए हैं इमामगंज में, उनसे बातचीत करने के दौरान में कुछ उन्होंने जवाब दिया। सुनते हैं क्या जवाब दिया। पहले क्या बोले जीतन राम मांझी, वो बताइए आप। जीतन राम मांझी जी हम जब वो आए, देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत से ही आपको बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात ये हुई कि से हम लोगों को पता चला कि से चपरी घाट जो है, चपरी घाट का टेंडर हो चुका है। तो हम लोग सोचे कि इससे ट्रैक्टर का टेंडर हुआ होगा, लेकिन फिर पता चला कि से चपरी घाट पर पॉपलेन लगा हुआ है और पॉपलेन लगा कर के जो है से बालू की उगाही हो रही है और प्रत्येक दिन जो है 50 से 60 हाइबा का जो है उठाव वहाँ से हो रहा है। और हमारे यहाँ का बालू जो है आपको बनारस, दिल्ली, हरियाणा हर जगह जो भेजा जा रहा है। तो भैया हमने ही जो है इसे कहीं बता दहू ना कि से कोई जो है इसे खेती बाड़ी करे के कोई साधन है, कहीं कोई नहर, कहीं कोई पैन, कहीं कोई बांध की व्यवस्था है, आज तक खोली है। मगध जो अपने आप में मगध का जो एक मान था, एक सम्मान था, एक प्रतिष्ठा था, मगध एक धरोहर के रूप में जानी जाती थी, वो सारी धरोहरें हमारे यहाँ से समाप्त हो चुकी हैं। हमारे यहाँ धरोहर के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। अब हम लोगों के जीने खाने के लिए एकमात्र चीज़ बचा हुआ है वो है नदी। हमारे यहाँ बड़ी नदियाँ भी नहीं हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं। उन्हीं नदियों के माध्यम से हमारे यहाँ खेती बाड़ी का काम होता है। अगर जो नदी में पानी एक साल वर्षा नहीं होती है, नदी में पानी नहीं आता है, तो हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, कोई खेती नहीं हो पाता है। इसी वर्ष देख लीजिए हमारे यहाँ के 50-60% जो है से खेत बंजर रह गए। इस बार खेती नहीं हो पाया क्योंकि बारिश नहीं हुआ। तो ये बताइए ना, मेरे यहाँ तो किसी तरह का कोई साधन सुविधा है नहीं। जो नदी से थोड़ा बहुत हमारे यहाँ खेती होता है, अब उस नदी को भी समाप्त करने में लगे हुए हैं। एक बात के लिए मैं टोकना चाहूँगा कि बालू माफिया होते क्या हैं, थोड़ा इसका डिफिनेशन कीजिए कि दर्शकों को समझ में आए कि बालू माफिया किसको कहेंगे। कभी ज़रूरत पड़ता, बाय द वे हम अपने आप पर एग्जाम्पल लेते कि हमको एक ट्रैक्टर बालू का ज़रूरत पड़ा, हम उस नदी से उठा करके लाए, तो उस बालू माफिया में हमारी भी गिनती होगी, या फिर जो बिजनेस करने के लिए लेकर के जाते हैं बालू, उसको माफिया की गिनती में गिनेंगे। सर मैं तो ये कह ही रहा हूँ शुरू से कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में सरकार के द्वारा अगर जो इंदिरा आवास की व्यवस्था की जा रही है, या हमारे प्रखंड के लोग अगर जो अपना जो है से भवन बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बालू की आवश्यकता है। वो बालू उठाव होनी चाहिए, तो वो ट्रैक्टर से होनी चाहिए। आप ये बताइए कि आप पॉपलेन के माध्यम से हमारे यहाँ बालू उठाइएगा, 10-10 फीट 12-12 फीट गड्ढा कर दीजिएगा, तो आज जो है जो हमारे यहाँ छोटी मोटी पैन है वो क्या होगा? उस पैन में फिर कहीं से पानी जा पाएगा क्या? प्रशासन तो सिर्फ ट्रैक्टर वालों को पकड़ती है। हाईवा के लिए तो अभी तक कभी कहीं खबर सुनने को नहीं मिलता है कि आज एक हाईवा पकड़ा गया बालू उठाते हुए। हमेशा छोटा छोटा ट्रैक्टर, या फिर मंदिर के लिए अगर कहीं पर उठाया जा रहा हो ट्रैक्टर से बालू, उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर फाइन कर दिया जाता है। प्रशासन पे क्या कटाक्ष होगा आपका? देखिए, मैं उसमें जो कहना चाहूँगा कि जब तक बालू का टेंडर नहीं हुआ था, तब तक अगर जो कोई उठा रहे थे, तो जैसा कि सरकार का प्रावधान है उस माध्यम से मैं एक बात को कहूँगा कि अगर जो कोई भी उठा रहे थे तो वो कहीं से लीगल
नहीं था। लेकिन सरकार कहीं, सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि रानीगंज, इमामगंज, चपरी जैसे नदियों का तो कभी टेंडर होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर जो है से सारे गरीब तबके के लोग रहते हैं। आप बालू का जो है टेंडर करा दीजिएगा तो उतनी मोटी रकम दे कर के गरीब लोग कहाँ से बालू ले पाएंगे। आप देख न लीजिए, एक तरफ हमको तो सरकार की मंशा ही समझ में नहीं आती है कि एक तरफ जो है से आप गरीबी के नाम पर जो है से 5 किलो 10 किलो अनाज देने का काम करते हैं, एक तरफ आप जो है से गरीबी हटाने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ही जो है से आप जो आपका जो चल रहा है अभियान, अब आप इमामगंज जैसे जगहों का जो है नदियों का टेंडर कर दीजिएगा तो टेंडर के माध्यम से अगर जो कोई 1 टेलर बालू लेंगे तो 800 रुपया से 900 रुपया उनको पड़ेगा 1 टेलर बालू लेने में। तो आप ये बता ना दीजिए हमें किसे, आप तो फिर उन्हें क्यों इंदिरा आवास देने का काम कर रहे हैं, मत ना दीजिए। एक तरफ आप गरीबी हटाने की तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ और गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हैं। आप इंदिरा आवास उन्हें देते हैं, इंदिरा आवास बनाने के चक्कर में भय से कि अगर जो ना ढालबई ना करबई तो जैसे केस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से जो है से जा कर के साहूकार से, हमारे जैसे लोगों से, भवानी सिंह जैसे माफियाओं से आकर के पैसा मांगते हैं, और हम लोग कहते हैं, ताक में रहते हैं हम लोग कि कब कोई गरीब व्यक्ति आवे कि हमरा से पैसा मांगे तो हम कहे कि 10% लेबाओ। मजबूरी है उसके पास, मजबूरी में 8% और 10% ब्याज पर पैसा लेता है गरीब आदमी, और फिर हमारे जैसे ही लोग जो है से जा कर के उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं। 10% पर पैसा देते हैं, पैसा तो लोग जो है से अपने जान बचाने के लिए, अपने ऊपर केस न हो जाए उसके जो है से भय से लोग पैसा ले लेते हैं, और फिर वही पैसा का जो है वो लोग रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जैसे लोग उनके ऊपर जो है दबाव बना करके, चाहे जिस तरह से, चाहे उनका खून जैसे भी हो, उनका खून चूसने का हम लोग काम करते हैं। अब इस परिस्थिति को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि बालू माफिया होते क्या हैं और बालू का ढुलाई कैसे किया जाता है। इन सब प्रॉब्लम होने के बाद आज आप जीतन राम मांझी जो यहाँ के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे आप मिले तो उनका क्या जवाब मिला? देखिए, जब हम लोग जो है आज, देखिए शुरू में बात जो है से हम लोग दूसरे दिशा में चले गए, मैं अपनी बातों को जो रखना चाह रहा था आपके बीच। आज हम लोग चपरी घाट पे एक बैठक किए, बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है से आज के दिन से ही रविवार तक, इतवार जगह हमने बोला ही मघी में, इतवार तक जो है से हम लोग रोज़ 11 बजे चपरी नदी घाट पर जुटेंगे, और वहीं से जो है हम लोग आज रानीगंज पूरे बाज़ार में घूमें। अभी उसके बाद हम लोगों को जो है से और तेतरिया गडेरिया जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक हम लोगों को पता चला कि जीतन राम मांझी जी जो है से इमामगंज आ रहे हैं। तो हम लोग सब लोग कहे कि चलिए माननीय आ रहे हैं तो उनसे मिल करके हम लोग अपनी समस्या को रखते हैं। तो ज्यों ही माननीय के पास अपनी समस्या को हम लोग रखे तो उन्होंने कहा कि आप तो भवानी बाबू जान ना रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। तब भैया कौन बात के राजनीति करे थी, कौन तो सीटवा पर हमारा चुनाव लड़ेला है कि हम राजनीति करे थी, हमरा ये ना समझ में आवा है। मतलब उल्टा चोर को तवाल को डांटे, एक कहावत सटीक बैठता है। सर आज बहुत ही जो है, आज उनकी बातों से ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ कि अगर जो हम अपनी हक की बात आपके पास रख रहे हैं तो आप कह देते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। सर आप जो है हमारे मगध के आन बान शान हैं, आप जो है बिहार के मुखिया रह चुके हैं, और आज तक जो है से बिहार के मुखिया रहने के बाद आप बता ना दें कि किन क्षेत्रों में आपका जो है से कोई सराहनीय कार्य रहा है। कब आपने शिक्षा को लेकर के कोई स्टेटमेंट दिया, कब आपने स्वास्थ्य को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया? लेकिन ब्राह्मण और भगवान पर हमेशा स्टेटमेंट देते हैं। सर हम वो बात नहीं कहना चाहेंगे, मेरा जो है से इस तरह का कोई नहीं है। मैं जो है ब्राह्मण हो, भगवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इस सब पर मैं कोई अपना जो है वो उनका अपना निजी राय है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जब छात्र हित की बात आएगी और वो अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हमें तकलीफ़ बहुत होगी। अगर जो गरीबों के स्वास्थ्य की बात होगी और उस पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम लोगों को तकलीफ़ ज़रूर लगेगा। आज 8 साल में फिर कहेंगे, अगर जो इन सारी बातों को अगर जो हम रखेंगे तो लोग कहेंगे कि भवानी सिंह राजनीति करे थी। सर मगध विश्वविद्यालय में 5-5 सालों में बच्चों का जो है कि 1 वर्ष का परीक्षा नहीं हुआ, एक बार भी कभी आप इन बातों को जो है सदन में रखने का काम किए नहीं किए। आप जो है आपके यहाँ देख लीजिए कि कितना जो है से मेडिकल क्षेत्र में माफियाओं का कितना बड़ा गठजोड़ बढ़ा हुआ है। आज जो है से एक गरीब आदमी, जिस दिन आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर न दीजिए, गरीबों की 60% गरीबी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी।
60% उनका कमाई का पैसा आज का डेट में शिक्षा और स्वास्थ्य में चला जा रहा है। इस पर कभी आपका ध्यान नहीं गया। भवानी सिंह आपसे आकर के कह दिए कि माननीय, बहुत प्रेम से हम लोग कह रहे थे, कहा एकदम प्रेम से कह लिया कि देखिए रउए पर एगो विश्वास है, रउआ जो है से हमने ही जो है से खेती बाड़ी करे का कोई साधन न है, से तनी एकरा पर बात करिए। हम साथे ही बा, अरे साथे कहा खाली कहेला साथे है, वो इसी कह देला हुआ डिघासिन में कि साथे ही हो, फालना जगह कहला साथे ही हो, तो खाली नाम के साथे है, कुछ हो गल तो साथे ही हो, मारे थी साथे ही हो, और वो जो है खाली कह के साथे ही हो, अथी हो गई, खत्म हो गलो बात। केस हो जाए तो पर कोई ध्यान नहीं था। कोनो डकैती में कैसे हो आदमी करे गई हाल कि कहीं कोई छेड़खानी कर सली कोई के साथे, कि कोई के साथ मर्डर करे गए है आदमी। एक बार भी जो है आम आवाम पर जो है FIR हुआ, एक बार भी आपका स्टेटमेंट हुआ, आप वरीय पदाधिकारियों से बात करने का काम किए कभी? तो वो नहीं जाता है। जब जो है कभी आप ये नहीं सोचे कि हाँ कैसे इमामगंज विधानसभा में कुछ ऐसा व्यवस्था करा दी ताकि जो है से किसान लोग जो है से आराम से खेती बाड़ी कर सका थी, कभी उस ओर ध्यान गया आपका? तो जीतन राम मांझी से ही सवाल क्यों? सुशील सिंह से भी ये सवाल पूछना चाहिए। सर मैं क्या बोलूँ आपको, मैं अभी कुछ देर इनसे मिलने के पूर्व ही मैं अपने लोगों से यही बात किया था। मैंने कहा था कि हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, सांसद से भी हम लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ इमामगंज विधानसभा आपको 26,000 वोट से जिताने का ही काम करेगी? आप जब आते हैं चुनाव के लिए तो कहते हैं कि तो हनिये पर भरोसा है, तो भरोसा खाली हमनिये पर हवा, हमने के तौर पर कोई भरोसा ना है। तो सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि क्यों नहीं हो, मेरा सवाल सबके साथ है। मैं सबसे कहूँगा कि इमामगंज का अस्तित्व जो है सिर्फ और सिर्फ नदी के कारण बचा हुआ है। जहाँ हमारे यहाँ से नदी समाप्त होगा ना, आप सोच न लीजिए कि 1 साल पानी नहीं होता है तो हमारे यहाँ का त्यौहार का रौनक समाप्त हो जाता है, बाजार की रौनकें समाप्त हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि अगर जो किसान खेती नहीं करेगा, मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, तो बाजार में कोई सामान खरीदे के अभी तक आप नहीं मिले इस मामले में? नहीं, हम नहीं मिले, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि लोग मिले थे। हाँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि देखिए बात कर भाई। अभी 10 दिन हो गया मिले हुए, अभी तक आश्वासन पर देखिए आगे कितनी बात हुई है। तो इस पे अगर रोक नहीं लगता है तब भवानी सिंह इसके लिए क्या करेंगे? बस एकदम आज हम लोगों को एक उम्मीद हो गया, हमारे सांसद विधायक दोनों से। सांसद से तो मैं नहीं मिला था, जो भी प्रतिनिधिमंडल के लोग मिले थे उनके एक लोग अभी कह रहे थे कि ना सांसद महोदय का हाल थी हाल। अरे भैया खाली कहेला ना हाथी, कुछ करेला भी ना हाथी, खाली जब सुना था का हाल थी हाल, तो कहेला लन से ना हो तो कि खाली का हाल थी हाल, करे से भी कुछ हो। तो अब विधायक जी तो आजकल कह दिए कि राजनीति कर रहे हैं। अगर जो उनसे कह दिए कि बालू का उगाही बंद करा दीजिए तो हम राजनीति कर रहे हैं, तो बस एक ही लाइन में आज कह दे रहे हैं कि कल से हम लोग जो है गाँव जाएंगे और जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे, और सोमवार से अनिश्चितकालीन हम लोग जो है पूर्ण रूपेणा जो है, जैसे होता है ना कि कलम बंद आंदोलन, तो जैसे काम बंद आंदोलन होगा ही। चाहे कोई मजदूर, कोई किसान, कोई व्यवसायिक वर्ग के लोग कोई तरह का कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग आग्रह करेंगे उनसे कि जब तक बालू का उगाही बंद नहीं होगा तब तक हम लोग किसी प्रकार का कोई काम सोमवार से नहीं करेंगे। दिव्यांग जन के लिए जो आप यहाँ पे आकर के कान का मशीन बांटे हैं, व्हील चेयर बांटे हैं, आज आगे चल के क्या साइकिल वगैरह भी बांटा जाएगा उन लोगों के लिए? अभी ट्राई साइकिल तो अभी बटी है, साइकिल तो 5-6 को बटी है अभी, और भी जितना विकलांग होंगे उसके लिए बिहार सरकार से प्रयास किया जाएगा कि और अधिक से अधिक लोग आवे। उनकी सर्वे किया जा रहा है, कितने वैसे लोग हैं उनको दिया जाएगा, और समावेशी शिक्षा के तहत और क्या हो सकता है उस पर आज जानकारी हमने ली है, और एक चार्टर ऑफ डिमांड उन लोगों ने भी दिया है। चाहे एक्सक्लूसिव पार्क बनाने की बात हो, चाहे और सब हो, सब पर बीजेपी विचारों उपरांत हम बिहार सरकार से मांग करेंगे। ज़रूरत होगी तो फंड भी मुहैया करावेंगे ताकि इन निःशक्त जनों को सुविधा मिले। इनकी शिक्षा व्यवस्था और कितनी ऊपर तक जा सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए निश्चित रूप तो कहीं भी जा सकते हैं, इनकी शिक्षा का कोई लिमिटेशन नहीं है, इनको सुविधा देने की ज़रूरत है। ये सामान्य जन से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले में से हैं, रही बात उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
तो जस्ट स्पर्श योजना के तहत यहाँ पर समावेशी योजना में यहाँ इन लोगों को प्रारंभ किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है 90 दिन की, और उसके बाद इनका रिजल्ट और अच्छा आने के बाद इनको और प्रोन्नति देने की बात होगी। इसको हम लोग देखेंगे, उच्च से उच्च शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि यहाँ इमामगंज क्षेत्र में बालू माफिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आपका क्या बयान है? देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर बालू माफिया बालू नहीं उठाव करे, क्योंकि यहाँ की नदियों में बालू नहीं है, लोकल नदी है। बहुत बड़ी नदियाँ जो बहुत दूर से आती हैं उसमें बालू ज़्यादा होता है, तो उठाव होने पर कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत नज़दीक से नदियाँ आती है, इसमें 5 फीट 7 फीट बालू होता है, और बालू उठाने वाला लोग उठा लेता है 8 फीट 10 फीट, माने मिट्टी तक खचोड़ लेता है। वैसी परिस्थिति में अगर 2 फीट भी पानी आएगा नदी में तो खेतों में नहीं जाएगा और नीचे चल जाएगा, और ऐसे रहने पर सतह पर पानी आता है तो खेतों में आता है। ये किसानों के लिए बहुत हानिकारक है। बिहार सरकार को इससे चाहे जितना फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ के किसानों को बहुत क्षति है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को समीक्षात्मक बैठक में बोरिया में हमने कहा था, और डीएम को भी कहे हुए हैं, कमिश्नर को भी कहे हुए हैं। हम तो यहाँ तक कहे हैं कि वहाँ लोग इतना आरूढ़ हैं कि अगर न वैसा कीजिएगा तो हो सकता है वहाँ जन आक्रोश डेवलप करे। और फिर आज भी हमको मालूम हुआ है, आज लौटने के बाद फिर सब लोगों से बात करेंगे। अगर नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से पुनः फिर बात करके ये बालू उठाव बंद कराने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में भी शायद आप इसका आवाज़ उठाने का काम कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो क्या आप उठाएंगे विधानसभा में भी? और ये सब कहना होता है, ये सब कहना होता है। विधानसभा में कौन बात नहीं उठती है, उसको देखे हैं आप लोग? क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़ा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अब हम नहीं मानते हैं कि बिहार में पिछड़ा हुआ है। शांति प्रिय राजनीतिक कंस्टिट्यूंसी हो गई है। हर चीज़ में पुल बन रही है, नदियाँ पर सड़कें बन रही हैं, और नदी अभी माइनर इरीगेशन से अनेकों क्या कहते हैं उसको बराज बने हैं, पुल बने हैं। अभी राज बांध 15 करोड़ का बन रहा है, इत्यादि इत्यादि बात हो रही है। इसलिए अविकसित नहीं है। यहाँ पर नक्सलाइट कहकर के लोग इस क्षेत्र को बदनाम करा रहे थे, इसलिए कि यहाँ का प्रतिनिधि किसी को फंसाते थे तो किसी को बचाते थे। इसके चलते यहाँ आपस में ये होता था, जीतन मांझी न किसी को फंसाता है न किसी को बचाता है, जो जनीन चीज़ है वो करता है। यही कारण है कि 7-8 वर्षों में यहाँ इमामगंज क्षेत्र में पूरी शांति है और विकास कर रहा है। चलिए, धन्यवाद सर।